हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ब्रिटिश विजय के समय भारत की क्या स्थिति थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग 3 पार्ट जो वो अपलोड हो चुका है और आज हमारा ये चौथा पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने उत्तराधिकारी राज्य और जो कुछ स्वतंत्र राज्य थे जैसे कि राजपूत राज्य थे, मैसूर और केरल, इन सब के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने नवीन राज्य के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। फ्रेंड्स, आप याद करेंगे पिछले वीडियो में कि हम लोगों ने नवीन राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मराठा शक्ति के बारे में पढ़ा था कि कैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू को रिहा कर दिया जाता है मुगल कैद से, लेकिन उनकी जो ताई है ताराबाई, उनके बीच युद्ध होता है 1714 ईस्वी तक। और शाहू ने क्या किया था कि बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेशवा के पद पर यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और फिर धीरे धीरे बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में जो है मराठा शक्ति पुनः अपने जो शक्ति है, जो मराठा जो थे वो पुनः अपनी शक्ति को धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में यानी कि जो नवीन राज्य है, जो मराठा शक्तियाँ थी, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और जो भी नवीन राज्य हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि पेशवा शक्ति का विकास कैसे होता है। जैसे कि शाहू जी ने ही बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ का क्या काम था, उसके बाद से कौन कौन से पेशवा है, इन सब के बारे में। तो बालाजी विश्वनाथ, मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया था कि बालाजी विश्वनाथ जो थे वो 1713 ईस्वी में नियुक्त हुए थे और 1720 ईस्वी तक फ्रेंड्स ये पेशवा के पद पर रहे थे। और ये जो थे वो चीत पावन वंश के ब्राह्मण थे और 1713 ईस्वी में शाहू के पेशवा बने थे। और फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की इन्होंने मदद की थी और सैयद बंधु के साथ इनकी एक संधि भी हुई थी, वो मैं आपको पिछली क्लासेज में बता चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत उस संधि में क्या था कि 6 प्रांतों से जो मराठा हैं उन्हें चौथ और सरदेशमुख वसूलने का अधिकार प्राप्त होता है। बदले में जो फर्रुखसियर है उसे क्या होता है कि शाहू को कुछ सहायता प्रदान करनी होती है। और फिर जो मराठा शक्ति है उसमें मराठा जो शक्ति है वो एकीकृत होती है धीरे धीरे। किसके काल में? बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा बने हैं उनके काल में। दूसरे जो पेशवा हैं दोस्तों वो हैं बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। आपको ये जो क्रम है वो आपको याद रखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि पेशवा का सही क्रम क्या है, तो आपको ये बताना होगा। इसलिए आप मुख्यतः ये जो क्रम है उसे आप याद रखेंगे। बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम। ये कौन थे? तो ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। मराठा शक्ति को विस्तारित करने में ये सफल रहे थे, यानी कि जो मराठा शक्ति है उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तारित किया था, बहुत सुदृढ़ बनाया था। और कैसे बनाया था वो देखिए। मालवा पर 1728 ईस्वी में, गुजरात पर 1731 ईस्वी में बुंदेलखंड पर कब्जा किया था और दक्कन में पालखेर में हैदराबाद के निज़ाम को भी इन्होंने पराजित किया था। और वहाँ से भी राजस्व एकत्रित करने का जो नियम था वो बाजीराव प्रथम के द्वारा बनाया गया, जिनका शासनकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। और जंजीरा के सिंधियों के विरुद्ध भी इन्होंने अभियान चलाया था दोस्तों, और वो 1733 होगा यहाँ पे दोस्तों, ये आप याद रखेंगे 1733। जंजीरा के सिंधियों के विरुद्ध भी अभियान चलाया था। तो इनके द्वारा मुख्य किए गए काम क्या क्या हैं? मराठा शक्ति को विस्तारित करने में सफल, मालवा पे अधिकार, गुजरात पे अधिकार, बुंदेलखंड, दक्कन में पालखेर में हैदराबाद के निज़ाम को पराजित किया और जंजीरा के सिंधियों के विरुद्ध भी इन्होंने अभियान चलाया था। और इनके द्वारा कुछ और काम है जो दोस्तों जो वो किए गए हैं, जैसे कि दिल्ली पे छापा इन्होंने 1737 ईस्वी में डाला था। फ्रेंड्स, पीछे में प्रिंट हुआ है, वहाँ पे 1733 ईस्वी में सिंधिया के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया था। और दिल्ली पर जो छापा है उन्होंने 1737 ईस्वी में छापा मारा था दिल्ली पे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इन्होंने दिल्ली पे छापा मारा था तो इन्होंने निज़ाम से जो है वो मदद मांगी थी, जिसके बाद ये मदद नहीं मिलने पर उनके द्वारा, उनकी सेना के द्वारा जो निज़ाम को भोपाल के पास फिर से पराजित किया जाता है और निज़ाम को संपूर्ण मालवा
और नर्मदा तथा चंबल का क्षेत्र बाजीराव को सौंपने के लिए बाध्य किया जाता है। और ऐसा हुआ, जो बाजीराव जो थे उन्होंने निजाम से मालवा, नर्मदा तथा चंबल का क्षेत्र बाजीराव को सौंप दिया था। फिर उसके बाद दक्कन प्रांतों में भी चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलने के अतिरिक्त अनुदान देने को भी बात किया गया, यानी कि चौथ एवं सरदेश मुखी तो ये नहीं वसूलना ही था मराठों को, इसके अतिरिक्त भी अनुदान देने के लिए बात किया गया। किसको? निज़ाम को, हैदराबाद के निज़ाम को। और 1740 ईस्वी में क्या होता है फ्रेंड्स कि बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। और इस समय तक जो मराठा जो शक्ति है वो सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ही नहीं अपितु विस्तारवादी साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे, यानी कि मराठा साम्राज्य एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह के सारे जगहों पर इनका अधिकार होता जा रहा था, इसलिए इनका साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका था। आगे जो है फ्रेंड्स वो हैं बालाजी बाजीराव, जो तीसरे नंबर के हमारे पेशवा हैं वो हैं बालाजी बाजीराव। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप ये क्रम याद रखेंगे, क्योंकि कितनी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेशवा का सही क्रम क्या है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने क्रम के हिसाब से आपको यहाँ पे दे दिया है, आप ध्यान से याद रखेंगे। पेशवा का जो सही क्रम है, पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव। ये कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स राजा राम द्वितीय के पेशवा, और ये ही जो नाना साहब का जो आप नाम सुनते हैं, यही बालाजी जो बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव ही नाना साहब के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने क्या किया था कि अपनी संपूर्ण शक्ति जो थी वो अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा के पद को इन्होंने वंशानुगत बनाया, यानी कि वंशानुगत बनाने का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि जैसे बालाजी बाजीराव के उनके पुत्र बनेंगे, उनके पुत्र के बाद उनके पुत्र बनेंगे, ऐसा। और बालाजी बाजीराव द्वारा जो मराठा का मुख्यालय वो पूना में स्थानांतरित किया गया था। किसके द्वारा? बालाजी बाजीराव के द्वारा, जिसे नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। ये फैक्ट आप एकदम याद रखेंगे, ये भी आई फ्रेंड्स कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, या फिर बालाजी बाजीराव को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है मराठा का मुख्यालय पूना में स्थानांतरित किया गया था, या आप यूँ कह सकते हैं कि पूना में स्थापित किया गया था। और जैसे जो पहले दो पेशवा हुए और उनके समय में जो साम्राज्य विस्तार का काल था, जो साम्राज्य विस्तार जो हो रहा था, यह विस्तार बालाजी बाजीराव के समय में भी लगातार जारी रहा। और बालाजी बाजीराव के समय में ही पहली बार उत्तर भारत की तरफ भी अभियान चलाया गया था एवं दिल्ली दरबार में भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद दिल्ली दरबार में थे एक इमादुल मुल्क को मराठों के मौन समर्थन से मुगल दरबार में वजीर बना दिया गया था, क्योंकि ये जो मराठा जो शक्तियाँ थी उनका जो अब प्रभाव है वो दिल्ली दरबार पर भी पहुंच चुका था। दिल्ली दरबार में भी उनका प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, और जो मराठा थे उन्होंने इमादुल मुल्क को मौन समर्थन दिया और मुगल दरबार में इन्हें वजीर बना दिया, जो वास्तव में मुगल सिंहासन के पीछे की शक्ति बन गए थे। इसके आगे जो बालाजी बाजीराव हैं फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया कि पंजाब पर कब्जा कर लिया, और उस समय जो पंजाब का शासक था वो अहमद शाह अब्दाली का शासक था। और ये अहमद शाह अब्दाली कौन था दोस्तों? तो ये अफगान शासक था। और जैसे ही जो बालाजी बाजीराव हैं वो जैसे ही पंजाब पर कब्जा करते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है कि अहमद शाह अब्दाली से इनकी शत्रुता हो जाती है, यानी कि मराठा तथा अफगानों के बीच शत्रुता का जन्म होता है। और इस शत्रुता का जो असर है वो इसके बदले में क्या होता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है दोस्तों 1761 ईस्वी में। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पानीपत के युद्ध में बालाजी जो बाजीराव थे उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है, और इस हार को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर पाते हैं, और फिर 1761 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप ये जो फैक्ट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, ये आप याद कर लेंगे, ये हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। और ये आप इसलिए भी इम्पोर्टेंट डेट है फ्रेंड्स, ये मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट बार बार बोल रही हूँ कि बताती चलूँगी, क्योंकि ये सब जो डेट हैं वो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे भी VVI समझकर याद रखेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो
तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो मराठों तथा अफगानों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो थे वो अफगान के शासक थे, और जो भारत में जो मराठा के जो शासक थे वो थे बालाजी बाजीराव। परिणाम क्या निकलता है इस युद्ध का, एक तो मराठा की हार हो जाती है, लेकिन इस युद्ध में जो मराठा को क्षति होती है उसके बारे में देखिए। सेनापति जो रहते हैं मराठा के विश्वराय पेशवा के ये छोटे पुत्र रहते हैं, यानी कि किसके, बालाजी बाजीराव के छोटे पुत्र हैं वो हैं विश्वराय, तथा सदाशिव राय पेशवा के चचेरे भाई रहते हैं। सहित 28,000 मराठे इस युद्ध में मारे गए थे। एक बहुत ही बड़ा विध्वंसक युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, बहुत बड़ा विध्वंसक युद्ध माना जाएगा इसे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 28,000 मराठा इस युद्ध में मारे गए, और साथ साथ जो बालाजी बाजीराव हैं उनके छोटे पुत्र और चचेरे भाई की भी मृत्यु हो जाती है रणभूमि में ही, युद्ध भूमि में ही। और इस हार का जो मुख्य कारण था वो क्या था कि अफगान सेना जो थी वो मुख्यतः पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित थी, और उसका प्रशिक्षण भी बहुत अच्छा था, और उसके पास यानी कि जो अफगान सेना के पास जो हथियार थे वो भी उन्नत किस्म के थे। और मराठा जो है वो अफगान शासकों से जब युद्ध होता है तो मराठा जो है उस युद्ध में कहीं भी नहीं टिक पाए थे, यानी कि थोड़ा सा भी जो सामना बोला जाता है वो मराठा नहीं कर पाए थे, और इस युद्ध की जो बहुत भारी क्षति है वो मराठों को उठानी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद जो पेशवा आते हैं बाजीराव द्वितीय, उन्होंने धीरे धीरे करके थोड़ा सा मराठा शक्ति को एकत्रित करने की, सुदृढ़ करने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर इन्हें निर्वासित कर दिया था, यानी कि जो ये 4th नंबर के पेशवा हैं वो हैं बाजीराव द्वितीय, और ये ही अंतिम पेशवा थे। और अंग्रेज़ों ने इन्हें कहाँ निर्वासित किया था दोस्तों, तो वो बिठूर में निर्वासित किया था जो कानपुर के निकट है। और 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेज़ों को मिल गया, और इस प्रकार जो मराठा परिसंघ है वो समाप्त हो गया। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि मराठा परिसंघ की स्थापना बाजीराव प्रथम द्वारा की गई थी, और इस परिसंघ में कौन कौन से राज्य थे वो मैं आपको बताती हूँ। होलकर, इंदौर, सिंधिया ग्वालियर के, गायकवाड़ और बड़ौदा और भोसले नागपुर के, यानी कि होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए भी आई है दोस्तों कि जो मराठा परिसंघ है उसमें कौन कौन से राज्य थे, तो होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले। होलकर इंदौर से, सिंधिया ग्वालियर से, गायकवाड़ बड़ौदा से, और जो भोसले थे वो नागपुर के थे। तो ये थी मराठा की जो शक्तियाँ थी, पेशवा शक्तियाँ थी, उनके बारे में कुछ बातें। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो नए राज्य का उदय होता है दोस्तों वो है जाट राज्य का उदय होता है। अब हम लोग जाट राज्य के बारे में देखते हैं। जाट कृषक जो थे दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहते हैं, यानी कि जो जाट जो है वो मुख्यतः जो उनका जो पेशा था वो कृषि था, इसलिए इन्हें जाट कृषक भी बोला गया है कि जो ये जाट कृषक थे वो मुख्यतः दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहते थे। औरंगजेब की अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था, और इस विद्रोह के क्रम में चूड़ामन और बदन सिंह ने क्या किया था कि भरतपुर जाट साम्राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि जब औरंगजेब के समय में मुगल शासन की जो स्थिति चरमराती है, मुगल शासन अपने पतन की ओर अग्रसर रहता है, उस समय मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जमींदार और जो कुलीन वर्ग रहते हैं बड़े बड़े, उन्होंने कृषकों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए थे, और जिसका कारण ये हुआ था कि ये जो कृषक वर्ग है फ्रेंड्स, उसने क्या किया था कि विद्रोह कर दिए थे, और इसी विद्रोह का नतीजा था चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा भरतपुर जाट साम्राज्य की स्थापना। लेकिन चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर जाट साम्राज्य की स्थापना की, और ये जाट साम्राज्य अपने जो सर्वोच्च शिखर पर था, यानी कि शक्ति के मामले में जब कब ये सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा, तो चूड़ा और बदन सिंह के बाद जो उत्तराधिकारी उनके होते हैं सूरजमल, तो सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी। और
ये जो सूरजमल थे फ्रेंड्स, सूरजमल के नेतृत्व में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था तथा राज्य की सीमाओं का विस्तार भी हुआ था। यानी कि अब ये पहले ही बता रहा है कि सूरजमल के नेतृत्व में ही जाट शक्ति जो है वो सर्वोच्च शिखर पर थी, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी कुशल थी और राज्य की सीमाओं का विस्तार भी हुआ था। राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक थी तो वो देखिए, राज्य की सीमाएं पूर्व में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तक और फिर आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ सूबे इसमें शामिल थे। कौन कौन से? राज्य की सीमाएं पूर्व में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तक थी जाट साम्राज्य की सीमाएं, और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ सूबे भी इस जाट साम्राज्य में शामिल थे। 1763 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु के पश्चात ये जो जाट साम्राज्य है उसका पतन आरंभ हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसे उत्तराधिकारी नहीं आए थे जो ये साम्राज्य को संभाल सके, और फिर धीरे धीरे जाट साम्राज्य का पतन हो जाता है। जाट के बाद जो नवीन राज्य है दोस्तों जिसका उदय होता है वो होता है सिख राज्य का। मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि ये जितने भी उत्तराधिकारी राज्य हैं या फिर जो स्वतंत्र राज्य हैं या नवीन राज्य हैं, ये सब औरंगजेब की गलत नीतियों के परिणाम थे। उसने कुछ ऐसी गलत नीतियां चलाई थी, वो धार्मिक नीति हो या फिर जो उसके समय में जो कृषि में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली थी। तो इस ढंग से जो नए नए उसने और धार्मिक नीति में यही था कि जो और धर्म थे वो उसे नहीं मानता था और अत्याचार करता था, इसलिए नए नए राज्यों का जो है वो उदय हुआ था। इसी क्रम में मराठा, फिर जाट, और जो नवीन राज्य है उसमें अगला जो राज्य है हमारा वो है सिख। सिखों के जो 10वें गुरु थे सिखों के, वो थे फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह। आप याद रखेंगे, सिखों के जो 10वें गुरु हुए हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। और ये सिख जो राज्य है उसके बारे में डिटेल से, यानी कि जो भी सिख गुरु हुए हैं, पहले गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, और इसके बारे में जब हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से कवर करेंगे। ये जो गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, उनके द्वारा सिखों को उनके धर्म एवं स्वतंत्रता हेतु आक्रामक पंथ में रूपांतरित किया गया था, क्योंकि ये जो औरंगजेब के समय से इन पे जो है अत्याचार होने लगे थे, और धीरे धीरे इन पे धर्म, जब इन्हें महसूस हुआ कि हमारे धर्म को लेकर खतरा है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने धर्म एवं स्वतंत्रता हेतु आक्रामक पंथ में रूपांतरित कर दिया था सिखों को। और इसके बाद 1708 ईस्वी में फ्रेंड्स बंदा बहादुर द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, और लेकिन ये क्या होता है, बंदा बहादुर ये पराजित होता है। ठीक है, नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के संदर्भ में सिखों की जो सत्ता है वो पुनः प्राप्त होती है, और जब पुनः प्राप्त होती है उसके बाद 12 मिसलों का निर्माण होता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से कवर करेंगे जब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। 12 मिसलों का निर्माण होता है, और फिर शक्तिशाली राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वो रंजीत सिंह को जाता है। और ये रंजीत सिंह कौन थे फ्रेंड्स, तो ये महासिंह के पुत्र थे और सूकर चकिया मिस्ल के ये सरदार थे। किस मिस्ल के थे? सूकर चकिया मिस्ल के सरदार। और किसके पुत्र थे? तो ये महासिंह के पुत्र थे। और जो सिख जो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे थे बाद में, उसका श्रेय रंजीत सिंह को ही जाता है। 1799 ईस्वी में लाहौर तथा 1802 ईस्वी में अमृतसर पर विजय प्राप्त की थी किसने? रंजीत सिंह ने। और अंग्रेजों तथा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, और अंग्रेजों को सतलज नदी के क्षेत्र पर अधिकार को मान्यता मिली थी। फ्रेंड्स, ये जो रंजीत सिंह थे उनकी जो सीमा है वो सतलज नदी तक चारों तरफ फैली हुई थी, और 1799 ईस्वी में लाहौर पर और 1802 ईस्वी में अमृतसर पर इन्होंने विजय पा लिया था। रंजीत सिंह ने। किसने? रंजीत सिंह ने। तो आप ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे याद रखेंगे, लाहौर और अमृतसर। और उसके बाद अंग्रेजों तथा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि होती है, और अंग्रेजों को सतलुज नदी के क्षेत्र पर अधिकार को मान्यता मिल जाती है, और अंग्रेजों द्वारा बाध्य करने पर रंजीत सिंह को शाह सूजा तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि भी करनी पड़ी थी फ्रेंड्स। और इस संधि को जो है वो हम लोग त्रिपक्षीय संधि का नाम देते हैं। ये कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में हुआ था। और इस त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन थे? तो रंजीत सिंह थे, अंग्रेज थे और
शाह शुजा थे। तो जब 3 लोगों के बीच में ये संधि हुई थी, इसलिए हम इसे त्रिपक्षीय संधि का नाम देते हैं। इस संधि में क्या क्या हुआ था, तो शाह शुजा को काबुल का सिंहासन तथा ब्रिटिश सेना को पंजाब के रास्ते जाने देने पर सहमति प्रदान की गई थी रंजीत सिंह के द्वारा। और ये जब 1838 में त्रिपक्षीय संधि होती है और 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं बचा जो सिखों को एक ऊंचाई पर पहुंचाए, जो महत्वपूर्ण रूप से उन्हें सुदृढ़ करे। ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था फ्रेंड्स। जिसके बाद क्या होता है कि जो सिख राज्य है वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स रहेला एवं बंगस पठान, ये भी एक नवीन राज्य के रूप में उदय होता है। रहेला एवं बंगस पठानों का राज, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। रोहेलखंड एवं पठान के राज्य का जन्म भारत एवं अफगान के लोगों के प्रवास का परिणाम था। मोहम्मद खान के द्वारा रोहेलखंड की स्थापना। तो आपसे बस यहाँ पे यही पूछा जाएगा, जो रोहेलखंड है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। और हिमालय के गिरिपीठ में उत्तर में कुमायूं और दक्षिण के मध्य में गंगा के मध्य में स्थित है। यानी कि हिमालय के उत्तर में कुमायूं में, हिमालय के गिरिपीठ में, और दक्षिण में जो है वो जो रोहेलखंड है वो गंगा के मध्य में अवस्थित है। इस प्रकार गंगा की घाटी में रोहेलखंड एवं बंगस पठान द्वारा अपने लिए स्वतंत्र राज्य की जो है फ्रेंड्स वो स्थापना की गई थी। दाऊद एवं उसके पुत्र अली मोहम्मद द्वारा बरेली जिले में रोहेलखंड की स्थापना। वही मैंने आपको बताया कि मोहम्मद खान और ये दाऊद हैं, जो मोहम्मद खान है उनके पुत्र दाऊद हैं। और ये कौन थे, तो एक अफगान सैनिक थे। और पूरब में मोहम्मद खान बंगस द्वारा फर्रुखाबाद का स्वयं को उसने क्या किया कि मोहम्मद खान बंगस ने स्वयं को फर्रुखाबाद का शासक घोषित कर दिया और अपना साम्राज्य का विस्तार जो है वो इलाहाबाद एवं बुंदेलखंड तक फ्रेंड्स किया था। और इस प्रकार जो हम लोगों ने जो भारत की स्थिति है ब्रिटिश विजय के समय उसके बारे में देखी। और उसमें हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण राज्यों के बाद 3 प्रकार के जो राज्यों का उदय हुआ था उसके बारे में देखा, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य और फिर नवीन राज्य। बंगाल, अवध, हैदराबाद का जो स्वतंत्र हुए थे मुगल शासन से, और फिर जो स्वतंत्र राज्य थे उसमें राजपूत राज्य, मैसूर और केरल के बारे में देखा था। और ये कुछ नवीन राज्य थे जिसमें हम लोगों ने मराठा शक्ति के बारे में देखा, और फिर पेशवा के बारे में, फिर जाट के बारे में देखा, फिर सिख के बारे में देखा फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है हम लोगों ने रहेला एवं बंगस पठानों के बारे में देखा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो भारत की जो ब्रिटिश विजय हुआ था और दूसरे जो ब्रिटिशों ने जो दूसरे जो यूरोपीय कंपनियां हैं उन पे जो विजय प्राप्त की थी, उस समय जो भारत की स्थिति थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस समय जो है वो भारत का शासन कैसा था और मुगल शासन कैसे अपनी पतन की ओर बढ़ा। अब इसके बाद हम लोग आगे के जो चैप्टर हैं जो स्पेक्ट्रम में दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली क्लासेज के साथ। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं तो सारी क्लासेज प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस में फ्रेंड्स रखी गई हैं, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए ताकि आपको आगे की क्लासेज समझ में आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स।